नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि कुमार नागवंशी। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल आर इंटेलिजेंस में। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो आज हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से शुरुआत करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है, थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? चेंजेस। मतलब आपने जैसे रबड़ होती है, इलास्टिक रबड़ होती है, उसमें क्या होता है? इलास्टिक क्यों नाम है? क्योंकि उसमें चेंजेस आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड किसकी वजह से? प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं। प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं, इसलिए हमारे डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, इसलिए हम इसे कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं, किसकी वजह से? प्राइस की वजह से। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं हम इसकी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द रेशो। ठीक है, रेशो, जैसे रेशो बिटवीन परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। किसमें चेंजेस आ रहे? डिमांड में। किसकी वजह से? चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो इसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इस तरीके से लिखते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू माइनस का साइन, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसी चीज को मैंने ऊपर डेफिनेशन में बताया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी रेफर्स टू द रेशियो, दिस इज अ रेशियो बिटवीन परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। रेशियो क्या होता है? आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं जिसे हम ए और बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब ए अपॉन बी, ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसी को हम रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, उसी को हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो जो ये वर्ड है रैशनल कहां से आया है? रेशो से। अगर ये वाला पार्ट देखूं तो रेशो से आया है। रेशो क्या होता है? जिसे हम ए और बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पर देखो, अगर मैं परसेंटेज चेंज इन डिमांड को ए मान लू, परसेंटेज चेंज इन प्राइस को बी मान लू, तो इसे ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो इसी चीज को हमने क्या बोला? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द रेशियो, दिस इज अ रेशियो बिटवीन परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब यहां पर नेगेटिव का साइन क्यों आया? नेगेटिव का साइन इसलिए आया क्योंकि प्राइस में और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अगर इसमें प्राइस बढ़ेंगे तो इसमें घटे, इसमें प्राइस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी घटेगी और नेगेटिव का साइन हमें मिलेगा। तो नेगेटिव का साइन को टर्मिनेट करने के लिए हमने बाहर एक नेगेटिव का साइन लगाया ताकि हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट आए। ठीक है, इसी चीज को फिर क्या करा, अगर दूसरे तरीके से देखा जाए कि परसेंटेज को अगर मैं इन सिंबल्स में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? तो चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड को मैं परसेंटेज चेंज इन डिमांड को इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये मेरी न्यू क्वांटिटी, ये मेरी प्रीवियस क्वांटिटी, ये मेरी अभी की क्वांटिटी जो मैं पहले डिमांड कर रहा था, ये क्यू वाली क्वांटिटी है। क्यू में से अभी वाली क्वांटिटी में से इस वाली क्वांटिटी को माइनस कर दूं तो चेंज हो गया। परसेंटेज निकालना है तो जितना भी चेंज आएगा, पहले कितना था अपॉन में उतना, इनटू में 100, तो ये मेरा चेंज इन परसेंटेज आ गया। इतना हिस्सा सेम अभी का प्राइस माइनस पहला वाला प्राइस अपॉन में पहले वाले प्राइस इनटू 100, ये परसेंटेज 100 से 100 कट हो जाएगा। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि Q इज इक्वल टू Q1 माइनस Q होगा, सेम P इज इक्वल टू P1 माइनस P, इस तरीके से। तो मैं इतने पार्ट को ये लिख सकता हूं और इतने पार्ट को मैं ये लिख सकता हूं। लिखने के बाद हमें पता है ये रिवर्स हो जाता है, तो ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये एज इट इज लिख दो। ठीक है, और ये ऊपर आ जाएगा, तो जैसे रिवर्स आएगा तो P ऊपर हो जाएगा, Q नीचे हो जाएगा, बस P अपन में Q। और इस तरीके से, मतलब ये सिंबल यहाँ था, मैंने यहाँ चेंज कर दिया, ये आपका यहाँ पर ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो वो आपको न्यूमेरिकल में भी क्वेश्चंस देंगे, तो न्यूमेरिकल में क्वेश्चन जो मिलते हैं, जो न्यूमेरिकल में क्वेश्चंस मिलेंगे, उस न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस में यहाँ पर हमें कुछ वैल्यूज दी होंगी, प्राइस दे देगा, क्वांटिटी दे देगा, ये दे देगा, और नया प्राइस दे देगा, और नया प्राइस देगा, नई क्वांटिटी देगा। तो हम ये निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या होगा कि आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे देगा, कोई चीज मिस दे देगा, बाकी आपके पास 3 चीजें वहां पर दी गई होंगी, तो आप उन 3 चीजों से क्या करेंगे, जो मिसिंग चीज होगी यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है,
तो इसे नोट डाउन, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या टर्म्स है एक बार देख लेते हैं। जो प्राइस है वो पहला प्राइस है, इनिशियल प्राइस है, और Q इनिशियल क्वांटिटी है, P1 न्यू प्राइस है एंड Q1 न्यू क्वांटिटी है। ये क्या है? चेंज इन प्राइस, ठीक है। डेल्टा P चेंज इन प्राइस, डेल्टा चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। तो ये आप पहले यहां तक नोट डाउन कीजिए से यहां तक, ताकि मैं इसे रब करूं, मुझे एक स्पेस मिले इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। मैं जाता हूं। होप आपने इन सारी चीजों को नोट डाउन किया होगा। मैं इसे रब कर देता हूं। ठीक है, ठीक है, इसे रहते यहीं पे एक्सप्लेन कर लेंगे। अब आते हैं डिग्रीज क्या होती है। देखो इलास्टिसिटी में कुछ डिग्रीज होती है, ठीक है। डिग्रीज होती है, परसेंटेज की वजह से हम कुछ डिग्रीज निकालते हैं कि ईडी इक्वल टू 1 हो सकता है, ईडी लेस देन 1 हो सकता है, ईडी ग्रेटर देन 1 हो सकता है, ईडी इक्वल टू 0 हो सकता है, ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट हो सकता है। तो ये डिग्रीज हैं, ठीक है। ये 5 हमने डिग्रीज निकाली हैं। ये 5 ये परसेंटेज के बेसिस पर होती है। तो डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक, कितनी है? हमारे पास 5 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर उस चीज को डिस्कस करते हैं। तो डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पहला परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक क्या होती है? परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ये है कि जो आपके प्राइस है, मान लो किसी चीज के प्राइस, ऐसी चीज है जिनके प्राइस चेंज हुए और उनकी डिमांड इनफाइनाइट चली गई, ठीक है। प्राइस आपके क्या हुए? प्राइस चेंज हुए और सेम प्राइस पर आपकी डिमांड इनफाइनाइट चली गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ईडी हो जाता है वो इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। इनफाइनाइट तक चली गई। क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते कोई लग्जरी गुड्स है, ठीक है। लग्जरी गुड्स में क्या रहता है कि अब लग्जरी गुड्स है, अगर लग्जरी गुड्स के प्राइस कम हुए तो लोग क्या करेंगे, उसकी क्वांटिटी ज्यादा से ज्यादा परचेज करके रख लेंगे, मतलब इनफाइनाइट डिमांड चली जाएगी इसकी। और इस केस में क्या रहेगा? इस केस में जो डिमांड कर्व होगा हमारा हॉरिजॉन्टल होगा एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के हमारे पैरेलल होगा डिमांड कर्व, ठीक है। तो एक बार हम इसमें रीड करके देखते हैं। परफेक्ट बहुत इजी है, काफी हमें सिर्फ डेफिनेशन रीड करनी, अंडरस्टैंड करना है। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड refers to the situation when demand is infinite। डिमांड क्या है? इनफाइनाइट है। एट द प्रिवेलिंग प्राइस, जो भी हमारे प्राइस चल रहा है उस प्राइस पर हमारी जो डिमांड है वो इनफाइनाइट है, जिसकी वजह से आप जब परफेक्टली इलास्टिक लिखेंगे तो इसके आगे ब्रैकेट में इस तरीके से ईडी इज इक्वल टू इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से लिख लेना। तो परफेक्टली इलास्टिक, फिर आगे लिखना ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट एंड देन स्टार्ट करना यहाँ से, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको। नेक्स्ट चलता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब क्या है कि देयर इज नो चेंज इन डिमांड। प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं लेकिन डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आ रहा। अगर डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आएगा तो अभी हमने क्या देखा था? हमने देखा था फॉर्मूला अपना कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड एंड ईडी इज इक्वल टू दिस माइनस दिस परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देयर इज नो चेंज इन डिमांड। अगर डिमांड पहले भी मान लो 10 थी और अभी भी 10 है, और देयर इज अ चेंज इन प्राइस, प्राइस में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। मान लेते पहले प्राइस 8 थे, ठीक है, और अब प्राइस 8 है, पहले 6 थे, तो प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। इसमें चेंजेस नहीं तो ये ऊपर 0 रहेगा, नीचे कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी, वो 0 हमें, और आंसर हमारा 0 ही आना है। तो ईडी हमारा क्या रहेगा? यहाँ पे 0 रहेगा इस केस में, ठीक है। तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, जिसमें डिमांड में कोई चेंजेस नहीं है, प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं लेकिन डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, ठीक है। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, और परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड इज वन इन विच अ चेंज इन प्राइस कॉजेज नो चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। क्वांटिटी ऑफ डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आते, ठीक है। प्राइस में चेंजेस बट देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर जो हमारे ईडी जो होती है इक्वल टू ये रहती है। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के बाद ब्रैकेट में इस तरीके से लिखने के बाद यही सारी चीज स्टार्ट करना, लिखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या होता है? बहुत ईजी है कि मान लो देयर इज अ 20% चेंज इन प्राइस,
यूनिटरी का मतलब होता है ईडी इज इक्वल टू 1 आएगा। 1 कैसे आएगा कि देयर इज 20% चेंज इन प्राइस, तो सेम परसेंटेज यहाँ पर डिमांड में भी चेंज होती है, तो जब इसे काट देंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जितना प्राइस में चेंजेस होगा परसेंटेज, उतना ही डिमांड, क्वांटिटी ऑफ डिमांड में चेंजेस होंगे। जितना परसेंटेज प्राइस में चेंजेस होगा, उतना ही परसेंटेज क्वांटिटी ऑफ डिमांड में चेंज होगा। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड में चेंज होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। सो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड refers to the percentage change in demand, ठीक है, proportionately equal to the percentage change in price। मतलब जितना परसेंटेज प्राइस में चेंज होगा, उतना ही परसेंटेज हमारी क्वांटिटी ऑफ डिमांड में चेंज होगा। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं ईडी इज इक्वल टू 1। ईडी, तो यहाँ पर इसे भी आप ऐसी ब्रैकेट में लिखना, फर्स्ट यूनिटरी इलास्टिक डिमांड एंड ब्रैकेट में, फिर देन स्टार्ट करना। नेक्स्ट, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक मतलब ईडी यहाँ पर कितना है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब, ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरी ईडी आएगी वो 1 से ज्यादा आएगी। अगर 1 से ज्यादा कब आएगी, जो परसेंटेज डिमांड ऊपर जाएगी, जो मेरा वैल्यू है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ज्यादा होनी चाहिए परसेंटेज चेंज इन प्राइस में। मान लेते हैं 25% चेंज होता है, 20% चेंज होता है प्राइस में, तो 25% चेंज होता है क्वांटिटी ऑफ डिमांड में। अगर 25% चेंज होगा तो ये कट कर कितना आ जाएगा मेरा 1.25, ये आ जाएगा मेरा कट कर। अगर मेरा 1.25 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरी ईडी कितनी, इससे बड़ी होगी, मतलब 1 से बड़ी है मेरी ईडी। ठीक है, तो ये इसे कहता हम ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, ईडी व्हेन ग्रेटर देन 1। सो ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, सेम एग्जांपल, एक एग्जांपल आप यहां भी लिख सकते हैं। जब आप शुरुआत करेंगे यहाँ पे एग्जांपल देंगे इसके नीचे लिखकर कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 20% एंड वेयर एज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, दोबारा से बताता हूँ कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 20% वेयर एज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज ऑल्सो 20%, हेंस ईडी इज इक्वल टू 1। इस तरीके से यहाँ पे एग्जांपल लिखेंगे। ठीक है, बाकी सेम एग्जांपल्स हैं। परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 20% whereas परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज 25%, हेंस ईडी कितनी होगी हमारी, ग्रेटर देन 1 होगी। उसी का एक लास्ट डिग्री बचती है हमारे पास, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, मतलब ईडी इज लेस देन। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो हमारी परसेंटेज चेंज होगी प्राइस में, वो मान लो 25 है, तो इससे कम होगी। जब ये ज्यादा होगी तभी हमारी ईडी कितनी आएगी, लेस देन 1 आएगी, क्योंकि जब हमारा ये नीचे वाला पोर्शन बड़ा होगा इस वाले ऊपर वाले पोर्शन से, ठीक है, हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर से बड़ा होगा, तब जाके हमारे पास ईडी कितना आएगा, लेस देन 1 आएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो एक बार हम रीड कर लेते हैं इसे, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक ईडी less than 1, it refers to the situation when percentage change in price is more than percentage change in quantity of demand. Example, percentage change in price is 25% whereas percentage change in quantity of demand is 20%, hence ईडी कितना होगा हमारा, ईडी होगा लेस देन 1। तो ये था डिग्रीज। ठीक है, तो ये डिग्रीज है हमारी। तो इस 5 डिग्रीज हमने देखी, तो आपको होप समझ में आया कैसे कैसे होता है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, होप आपने ये सारी चीजें नोट डाउन की होगी। मैं इसे रफ कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कि फैक्टर्स क्या है प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड के, मतलब डिटरमिनेंट्स क्या है। अच्छा, एक चीज और, ये आपको परसेंटेज मेथड में भी बोल सकता है कि परसेंटेज मेथड को एक्सप्लेन करो। ठीक है, परसेंटेज मेथड क्या होता है ये भी पूछ सकता है वो, तो यही हमारा परसेंटेज मेथड होता है। ठीक है, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड इज नथिंग एल्स द परसेंटेज मेथड, तो वो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। अब हम देखते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ या फैक्टर्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड। ये क्या होता है, ये क्वेश्चंस का पूछने का मतलब ये है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं और ऐसे कौन से डिटरमिनेंट्स हैं जिनकी वजह से डिमांड में चेंजेस आते हैं। अगर डिमांड में चेंजेस आएंगे तो वो इलास्टिक है, अगर चेंजेस नहीं आएंगे तो फिर वो इनइलास्टिक है। तो वहां पर ईडी अगर चेंज आते हैं डिमांड में तो इलास्टिक होता है, अगर चेंज नहीं आते वो फिर इनइलास्टिक होता है। ठीक है, तो जैसे कि नेचर ऑफ कमोडिटी मैटर करता है। कैसे,
नेचर ऑफ कमोडिटी अफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन रेफरेंस ऑफ द बिलो कमोडिटीज। कौन सी कमोडिटीज है? यहाँ पे हमारे पास दो तरह की कमोडिटीज है, एक है नेसेसरी गुड्स और एक है लग्जरी गुड्स। अब खुद सोच कर देखो, अगर प्राइस बढ़ रहे हैं किसी चीज के, नेसेसरी गुड्स हैं जो आपको जरूरत है उन चीज की, ठीक है, उनके बिना आप रह ही नहीं पाओगे क्योंकि वो हमारी नेसेसिटी है, ठीक है, नेसेसिटी गुड्स है वो हमारे, जिनके बिना हम सरवाइव कर ही नहीं पाएंगे। लग्जरी गुड्स ऐसे होते हैं जिनके बिना हम सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो नेसेसिटी गुड्स कौन से होते हैं? जो नेसेसरी होते हैं हमारे लिव करने के लिए, सरवाइव करने के लिए, जो बेसिक गुड्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे खाना पीना होता है, ठीक है, जैसे सॉल्ट हो गया, ठीक है, तो डेली यूज में हम सॉल्ट का यूज करते हैं सरवाइव करने के लिए, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जो नेसेसरी गुड्स हैं, प्राइस कितने भी हो जाए, बढ़ जाए, फिर भी हम खरीदते हैं। जैसे तेल है, ठीक है, सरसों का तेल आप यूज करते हैं, ठीक है, सरसों का तेल अगर आपके घर में यूज किया जाता है, उसका प्राइस कितने भी बढ़ जाए फिर भी हम परचेज करते हैं। सिलेंडर का प्राइस कितना भी होता है तो भी हम सिलेंडर परचेज करते हैं, क्योंकि ये हमारी नेसेसिटी है यहाँ पर इन्हें परचेज करना, क्योंकि ये हमारी जरूरत है, इनके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। वहीं पर तो जब प्राइस चेंज होंगे फिर भी डिमांड में यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर आपके घर पे एक सिलेंडर आता है तो वो 700 का है, 1000 का है, 1500 का है, सिलेंडर आपके घर पर एक आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी नेसेसरी गुड, क्या कहते हैं, बेसिक गुड्स हैं, ठीक है, जिसमें हमारी डिमांड चेंज नहीं होगी। डिमांड अगर हमारी इसमें चेंज नहीं होगी तो जब डिमांड चेंज नहीं हो रही तो फिर वो क्या हो जाएगी, इनइलास्टिक हो जाएगी। बट लग्जरी गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनके बिना हम सरवाइव कर सकते हैं। जब जिनके बिना हम सरवाइव कर सकते हैं तो ऐसे गुड्स, जो वो गुड्स है जिनके बिना हम सरवाइव कर सकते हैं, तो अगर उसमें प्राइस में चेंजेस आएंगे तो हम उसमें क्वांटिटी में भी चेंजेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम उसे छोड़ भी सकते हैं, बट नेसेसरी गुड्स को हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि उनके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो नेचर ऑफ कमोडिटी अफेक्टेड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन रेफरेंस ऑफ द बिलो कमोडिटी। पहला नेसेसरी गुड्स, कौन से? नेसेसरी गुड्स आर दोज गुड्स without of that human being cannot survive. Example: salt, matchbox, textbooks, etc. Its ED is inelastic क्योंकि यहाँ पे डिमांड चेंज ही नहीं होगी। नेक्स्ट, लग्जरी गुड्स आर दोज गुड्स विदाउट ऑफ विच ह्यूमन बीइंग कैन सर्वाइव। एग्जाम्पल: एसी, कार, इनके बिना हम रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। प्राइस बढ़ रहे हैं तो हम इन्हें परचेज करना छोड़ सकते हैं, क्वांटिटी कम कर सकते हैं, ठीक है। इट्स ईडी इज इलास्टिक, ठीक है। तो यहाँ पे डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक, इसलिए इसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो इलास्टिक होगी। तो बस इनमें आपको इतना ही याद रखना है कि इन जो डिटरमिनेंट्स हैं, क्या इन डिटरमिनेंट्स की वजह से डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं तो इलास्टिक है, अगर चेंजेस नहीं आ रहे तो इनइलास्टिक है। नेक्स्ट डिटरमिनेंट्स कौन सा है? अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। मान लो कोई गुड्स के प्राइस बढ़े, उसका कोई अवेलेबल गुड्स ही नहीं सब्स्टिट्यूट्स, बट वो आपको परचेज करना है। अगर वो परचेज करना है तो आप परचेज करोगे उसे। अब उसका कोई मार्केट में सब्स्टिट्यूट्स नहीं है तो मजबूरन आपको वो खरीदना ही पड़ेगा। जब आपके प्राइस, डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आई, वो आपको परचेज करना ही पड़ रहा है। प्राइस में कितने भी चेंजेस आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या, डिमांड में नो चेंजेस, इसलिए अगर उसका कोई अवेलेबल सब्स्टिट्यूट्स नहीं है तो इट मींस कि यहाँ पर इनइलास्टिक हो जाएगा। बट अगर अवेलेबल सब्स्टिट्यूट्स है तो आप उस पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड भी चेंज कर सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ परचेज भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जब आप क्वांटिटी ऑफ डिमांड चेंज करेंगे तो उस केस में अगर अवेलेबल उसका गुड्स है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, तो वो इलास्टिक की कंडीशन में आ जाएगा। सो availability of substitutes, availability of goods affected the elasticity of demand in reference of commodity. Which goods have availability of substitute goods in market, its ED is elastic. क्यों? क्योंकि उसका substitutes है, आप जो कंज्यूम कर रहे हैं उसके प्राइस बहुत ज्यादा हाई चले गए, अब आप उसे कंज्यूम नहीं कर सकते, बट उसका एक अवेलेबल सब्स्टिट्यूट है तो आप उसकी डिमांड में चेंजेस कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। अगर आप डिमांड में चेंजेस कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि डिमांड में चेंजेस कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे सामने कौन सी कंडीशन आएगी, इलास्टिक वाली, बट उसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स अफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन रेफरेंस ऑफ कमोडिटी व्हिच गुड्स डू नॉट हैव availability of substitute goods in market, its ED is inelastic. Why? Because जब प्राइस आपके बहुत सारे, आप जो गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, मान लेते हैं उसके प्राइस बढ़ गए, जब उसके प्राइस बढ़ गए तो उसका कोई अवेलेबल सब्स्टिट्यूट था ही नहीं मार्केट में,
जब सब्स्टिट्यूट्स ही नहीं है तो फिर आप कैसे उसकी क्वांटिटी कम करेंगे? क्वांटिटी कम ही नहीं करेंगे, आपको मजबूरन वही गुड्स परचेज करना पड़ेगा। जब आपको मजबूरन वही गुड्स परचेज करना पड़ेगा तो इस केस में क्या होगा कि देयर इज नो चेंज इन डिमांड, क्वांटिटी ऑफ डिमांड। अगर क्वांटिटी ऑफ डिमांड में कोई चेंजेस नहीं है तो इट मींस इट इज इनलास्टिक। समझ में आ रहा है? ठीक है। सेम हैबिट ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है। आप मान लो किसी गुड्स के हैबिचुअल हो चुके हो कंज्यूम करने के, जैसे लोग होते हैं सिगरेट, टबैको, ठीक है, अल्कोहल, ठीक है, दारू शराब, इन सबके हैबिचुअल हो चुके हैं, ठीक है, कंज्यूम। अब इनके प्राइस कितने भी हाई हो जाएं वो फिर भी इसे परचेज करेंगे, फिर भी इसे कंज्यूम करेंगे। कितना भी प्राइस हाई हो जाए वो इन सारी चीजों को पीना नहीं छोड़ेंगे, स्मोक करना नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि वो इन सारी चीजों के हैबिचुअल हो चुके हैं। किसी भी गुड्स के, अगर आप किसी भी चीज के हैबिचुअल हो कि आपकी हैबिट है, तो इस केस में क्या है, आप उसके बिना रह ही नहीं पाओगे, ठीक है। आपके अंदर से खुद एक तलब सी आएगी उन सारी चीजों के लिए, आपके अंदर खुद एक जिज्ञासा आएगी कि मुझे वो चीज कंज्यूम करनी है। उसके प्राइस कितने भी हाई हो जाए फिर भी आप उस चीज को परचेज करोगे। मतलब प्राइस कितने भी आ रहे, क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, बिकॉज आप हैबिचुअल हो उस गुड्स के। अगर हैबिचुअल हो तो इसका मतलब क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं, इनइलास्टिक। अगर हैबिचुअल नहीं हो, प्राइस बढ़ गए, बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो आप उसकी क्वांटिटी भी चेंज कर सकते हो, क्वांटिटी कम कर सकते हो। तो इसका मतलब अगर आप किसी गुड्स के हैबिचुअल नहीं हो तो आप क्वांटिटी ऑफ डिमांड कम कर सकते हो, ठीक है। सो हैबिट ऑफ कंज्यूमर, habit of consumer affect the elasticity of demand of goods to which a person becomes habitual. It will have inelastic demand. Example coffee, tobacco, alcohol भी ले सकते हैं, ठीक है, स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, सिगरेट भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल, it is so because a person cannot live without them, ठीक है। नेक्स्ट, non habituality affected the elasticity of demand of the goods to which a person is not habitual. Its ed is elastic. Example, milk, ice cream, etc. It is so because a person can live without them. आइसक्रीम के प्राइस बढ़ गए, अब हैबिचुअल हो नहीं, आप उसकी क्वांटिटी कम कर सकते हो, ठीक है। टबैको, जिसके आप हैबिचुअल हो, जिससे लोग हैबिचुअल होता है, टबैको यूज करते हैं, ठीक है, टबैको यूज कर रहे हैं तो उसके वो हैबिचुअल है, प्राइस बढ़ गया फिर भी वो टबैको यूज करेंगे। कई लोग कॉफी के हैबिचुअल होता है कि कॉफी पीनी ही पीनी है, क्योंकि अंदर से तलब आती है, टी पीनी ही पीनी है, तो उसके प्राइस कितने भी हाई हो जाए लोग उसकी क्वांटिटी कम नहीं करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर आल्सो अफेक्ट्स द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाउ? इनकम ऑफ कंज्यूमर कैन बी कैटेगराइज्ड इन 3 कैटेगरीज। कैसे? कौन कौन सी? अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। अब जो अपर क्लास और लोअर क्लास के लोग होंगे, अगर प्राइस में चेंजेस आता है तो इनकी क्वांटिटी में लिटिल बिट चेंजेस आएगा, ठीक है। बट मिडिल क्लास के केस में क्या होगा, अगर प्राइस में चेंज आता है तो ये अपनी क्वांटिटी ज्यादा चेंजेस करते हैं, ठीक है। सो people whose income are very high or very low, their demand will ordinarily be inelastic because rise or fall in price will have a little effect to their demand, whereas middle group will have ed as elastic. Okay, next, price level. प्राइस लेवल की वजह से भी जैसे जैसे प्राइस का लेवल होता है इलास्टिसिटी में उस तरीके से चेंजेस आते हैं, ठीक है। अगर हाई प्राइस होगा तो हाई इलास्टिसिटी होगी, लो प्राइस होगा तो लो इलास्टिसिटी होगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आल्सो डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ प्राइस ऑफ द कंसर्न कमोडिटी। जिस कमोडिटी को आप कंज्यूम कर रहे हो उसके प्राइस की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आल्सो डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ प्राइस ऑफ द कंसर्न कमोडिटी, ठीक है। Elasticity of demand will be high at the higher level of the price of the commodity and low at the lower level of the price, ठीक है। Price high तो elasticity demand is also high, price low, price की जो low है तो elasticity of demand is also low. Different uses of commodity. अगर किसी गुड्स के डिफरेंट यूजेस हैं, ठीक है, डिफरेंट यूजेस है तो सीधी सी बात है प्राइस कम हो तो इसकी डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, लोग ज्यादा इसके परचेज करेंगे, तो डिमांड में चेंजेस है, इलास्टिक है। बट किसी गुड्स के कम यूजेस है, डिमांड उसकी भी चेंज हो रही है बट उसकी इलास्टिसिटी डिमांड उस गुड्स की इलास्टिसिटी डिमांड से कम होगी जिसके यूजेस ज्यादा है। मान लेते हैं मिल्क है, मिल्क के यूजेस बहुत ज्यादा है, आप मिल्क से बहुत सारी चीजें बना सकते हो, दही, रायता,
मठा, पनीर, घी और नया ने कितनी सारी चीज़ें बना सकते हैं, मिठाइयाँ भी उसी से बनती है। और एक तो इसकी इलास्टिसिटी डिमांड ज़्यादा होगी किससे, पेपर से। एग्जाम्पल, पेपर के लिमिटेड कम यूजेस हैं इन कंपैरिजन में, इन कंपेयर टू मिल्क के, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी और डिमांड कम होगी, बट चेंजेस है, इलास्टिसिटी है, डिमांड में चेंजेस है। So different uses of commodity affect the elasticity of demand. Commodities that can be put to a variety of uses have elastic demand. Example, milk. In other words, if commodities such as paper has only a few uses, its ED is less elastic. Elastic है but less elastic in comparison of जिसके ज़्यादा uses है। ठीक है, तो आज इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा नेक्स्ट कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दें। तो आप इसे नोट डाउन कर लेना, मैं थोड़ा साइड में जाता हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ओके, तो अच्छे से इन सारी चीज़ों की स्टडी करें। मैं वही क्वेश्चंस लेकर आता हूँ कि जिनकी जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, इनकी अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से पढ़ाई करें। कोई भी डाउट है अपने टीचर से डिस्कस करें, आप कमेंट भी कर सकते हैं। ज़्यादातर अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें, टीचर्स के साथ, क्योंकि वहाँ से आपको डायरेक्ट रिस्पांस मिलेगा। और आपस में डिस्कस करें, क्योंकि आपस में डिस्कस करने से काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व होती है और हम चीज़ों को एनालाइज भी कर पाते हैं। ठीक है, चीज़ों को रटे नहीं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, उनको विजुलाइज करके देखें कि रियल लाइफ में इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट कहाँ आ रहा है। तो बस अच्छे से पढ़ाई करते रहें और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करें।